दुनिया में पहले लोग आपस में मिलते थे, पुरानी दुनिया में सॉरी, नई दुनिया में ये ऑनलाइन मिलने का तरीका चालू हो गया है। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड था, इस वर्ड के लिए एक आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा, वो लिखा है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग एक गलत ढंग से वर्ड पेश किया गया है। हम लोग आज फिजिकल डिस्टेंस तो है, लेकिन सोशली आज हम बहुत नजदीक आ गए हैं। मेरे को लगता है अगर ब्याह में 54 आदमी के साथ में मीटिंग करनी होती तो कितना मुश्किल काम होता। लेकिन आज यहाँ देखिए कि अपन 54 आदमी एक साथ हैं, तो हम सोशली कितने कनेक्ट हो गए हैं और फिजिकली हमारी दूरियां फिर भी मेंटेन्ड है। दूसरा, आज हम लोग तो वन टू वन फाइनेंस के हिसाब से आपको हल्का सा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका एडवांटेज लॉन्ग टर्म में होता है ये है कि अपन कभी भी आप लोग चाहें कि आपको कोई भी सेक्टरल स्पेशलिस्ट चाहिए, कोई पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज का बंदा चाहिए, आपको लगता है कि हमको कभी फाइनेंस पे या टेक्नोलॉजी पे या कोई भी चीज पे, तो हो सकता है लघु उद्योग भारती भी अरेंज कर ले, हो सकता है हम लोगों के जो रेटिंग वाली कंपनी या बैंकर्स जो जुड़े हुए हैं, हम लोग उनमें से भी स्पेशलिस्ट लेके आप लोगों के पास में कभी भी फ्यूचर में भी कोरोना के लॉकडाउन के बाद में वेबिनार के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ये सब चीजों को देखने का एक पर्पस था आज को करने का। साथ में ये भी था कि हम लोग कम से कम ये टेस्ट रन हो जाती है, सबका लुक एंड फील आता है, तो वो भी एक इजी काम होता है। ये 3-4 पर्पस थे वेबिनार को करने के। हो सकता है कुछ त्रुटियां रहे, कोई टेक्निकल ग्लिच रहे, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आपके सुझाव, फीडबैक हमेशा चाहिए हमको, ताकि उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहें। सो पहला सवाल अपना आता है कि अभी हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। दुनिया में क्या हो रहा है हमें किसी को मालूम नहीं है। कोई कहता है तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, कोई कहता है कि ये महामारी है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित और पक्की है, ये जो भी महामारी तीसरा विश्व युद्ध है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दो दो कैटेगरी के लोगों पे है। एक तो गरीब मजदूर जो रोज की अपनी दिहाड़ी डेली बेसिस पे जीता है, और दूसरा एक व्यापारी, बिजनेसमैन, कोई भी लेवल का, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कुछ भी साइज का हो, वो दो लोगों पे सबसे बड़ी इम्पैक्ट है। आज जो सर्विस लेता है, नौकरी पेशा आदमी है, उस पर इम्पैक्ट कम है, और सबसे बड़ा दो पे इम्पैक्ट है। ओरिजिनली अपना लॉकडाउन 21 दिन का हुआ था, सेंट्रल लॉकडाउन। राजस्थान में अपन ने करीबन 4 दिन पहले से लॉकडाउन हो गया था, और अभी जब तक ये पूरा होगा शायद अपन 40 दिन से ऊपर जाके, 45 दिन से ऊपर जाके लॉकडाउन कहीं रखेंगे। तो बेसिकली अब मांग के चलिए कि अपना नए फाइनेंशियल ईयर का तो 1 महीना पक्का निश्चित गया ही है, 20-21 का। तो ये मानना पड़ेगा कि 20-21 नाम का फाइनेंशियल ईयर हम लोगों की बुक्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना पिछले उसके अंदर ना फ्यूचर के अंदर। आई थिंक जो भी बैंक से लेकर हर व्यक्ति कभी इस साल को कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सो इसका इम्पैक्ट कितना आएगा वो सबसे मुख्य बात है। अगर अपन मान के चलते हैं कि अपन ने 1 महीना कोई भी ऑपरेशन बंद रखा है, तो करीबन 8.33% ऑफ दी साल अपन ने बंद कर लिया। लेकिन जिस हिसाब से अभी बंद की पोजीशन चल रही है, या जब तक हम खुलेंगे, कम से कम 25 से 30% अपनी जीडीपी, करीबन 2.5 महीने का अपना प्रोडक्शन, 2.5 महीने की कोई भी चीज हम खा चुके होंगे। कहने का मतलब है कि आज की तारीख में अपना कंजम्पशन तो चालू है, लेकिन प्रोडक्शन बंद है। हम खाना भी खा रहे हैं, अनाज भी खा रहे हैं, लाइट बिजली हर चीज कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियां तो कंप्लीटली बंद है। यहाँ तक कि फार्मिंग, अनाज, सब जगह प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका है। सो जब तक अपन लोग निकलेंगे, शायद करे, डिपेंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, करीबन 2.5 मंथ्स ऑन एन एवरेज अपना हम अपनी कॉस्ट को, खर्चे को खा चुके होंगे। इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा वो सबसे अलग स्टेज पे देखने वाली बात है। कुछ जगह इसका इम्पैक्ट ग्लोबल आएगा, कुछ पे डोमेस्टिक आएगा। नेचर ऑफ बिजनेस का बहुत बड़ा फर्क है। किसी का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इस पर इम्पैक्ट ज्यादा आ सकता है, जिसका एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है उसका इम्पैक्ट कम आ सकता है। लेकिन उसके पहले अपने को देखना चाहिए क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अपन रिस्क को अगर अपन आइडेंटिफाई करें कि हम लोग एक जस्ट बोले कि यार बहुत डर लग रहा है, पता नहीं दुनिया में क्या होगा, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि रिस्क एरिया कौन कौन से हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर बिजनेस के लिए रिस्क एरिया अलग अलग हो सकता है। ये हमारा ये जो स्लाइड में सेकंड लाइन, अनदर राउंड ऑफ फुल लॉकडाउन, ये पहले की हमने सेमिनार की थी जब लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं हुआ था, दूसरा वाला। उस टाइम भी ये अजम्पशन था कि एक लॉकडाउन और आ सकता है। लेकिन ये आज निश्चित है कि ये लॉकडाउन जो अपना 20 मई से हल्का बदलाव में आएगा, या 3 मई से और बदलाव में आएगा, उसके बाद भी फेज मूवमेंट रहेंगे, कंट्रोल मूवमेंट कंट्रोल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हर आदमी बिल्कुल ओपनली घूम पाएगा।
अगर हम मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध है, तो जनरली युद्ध में क्या होता है कि हम सबको बोला जाता है घर के बाहर मत निकलो, बाहर बमबारी चल रही है, धमाके हो रहे हैं, आप घर के अंदर बंद रहो। तो हम लोगों के ऑफिस दुकानें जो भी 15-20 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे होता है, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता कि वहां पे क्या हो रहा है। लगता तो है, डर है कि वहां पे कुछ तोड़फोड़ तो हो रही है, लेकिन हमें मालूम तब पड़ता है कि जब वो युद्ध खत्म होता है, हम वहां जाते हैं, उसके बाद हमको देखने को मालूम पड़ता है कि टोटल इम्पैक्ट कितना आया है। सिमिलरली अपने टोटल नुकसान का इम्पैक्ट हर व्यक्ति पे, हर बिजनेस पे कितना आएगा, वो जब तक हमारी रेगुलर वर्किंग महीने 15 दिन तक चालू नहीं होगी, तब तक उसका हम जजमेंट ही नहीं ले पाएंगे। आज मशीनें बंद पड़ी है, स्टाफ नहीं आ पा रहा है, कितनी टेक्निकल परेशानियां आएंगी। कुछ उद्योग 20 तारीख को चालू भी हो जाएंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण अपने अकाउंटेंट, अपने वर्कर दूर जगह से नहीं आ सकते हैं। तो करीबन करीबन 2.5 महीना तो ये लग जाएगा जब तक अपन प्रॉपर नॉर्मल फेज में आएंगे। विश्व के अंदर इसको लेके अलग अलग धारणाएं हैं। एक धारणा ये है कि जैसे ये खुलेगा, एक बार सडन डिमांड आएगी, क्योंकि जो इन्वेंट्री लोगों की पड़ी हुई थी, कुछ स्पेशली एफएमसीजी या कंज्यूमर बेस्ड आइटम्स की, वो कंज्यूम हो चुकी है। जिनकी इन्वेंट्री कंज्यूम नहीं हुई है, उनका प्रोडक्शन नहीं है। तो एक कई अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं कि रिकवरी कैसे होगी। अगली स्लाइड बताएगी आपको कि रिकवरी के 3 तरीके वर्ल्ड में सोचे जा रहे हैं, डब्ल्यू, वी और एल। डब्ल्यू एक तरीका है जिसको कि अभी के आज की स्टेज में लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा चांसेस डब्ल्यू के होने के हैं, क्योंकि अपन लोगों ने सब जगह पढ़ा है, सुना है कि शायद सर्दी के अंदर वापस से ये कोविड-19 का, कोरोना का एक लाइट रूप में इम्पैक्ट आ सकता है। एक बात मैं हल्का सा ऑफ जाके बोलना चाहूंगा, ये तो एक कटु सत्य, निश्चित सत्य है कि ऑलमोस्ट हम सबको किसी का सही रूप के अंदर कोविड-19 होगा। हमें कोविड-19 से सिर्फ एक चीज बचा सकती है, वो हमारी खुद की इम्यूनिटी है। हम खुद को कितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इम्यूनिटी से, वो हल्का सा ऑफ द ट्रैक है। इसी रीजन से ये डब्ल्यू टाइप की रिकवरी जो बताई गई है, उसके पीछे रीजन यही है। हम स्टार्टिंग में चालू हुए डब्ल्यू की पहली लाइन से, और अभी हम बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। जैसे ही ये खुलेगा, एक बार के लिए 100% रिकवरी आएगी, किसी की किसी रूप में, किसी के किसी रूप में। लेकिन जैसे सर्दी के आने के चांसेस है, वापस लोगों का इम्पैक्ट का जो चांसेस है कि ये वापस लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा, ये वापस से डाउनफॉल आ सकता है, उसके बाद में रिकवरी आएगी। एक तरीका तो ये है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कुछ टाइम पे अपनी वैक्सीन मिल जाएगी और ये इम्पैक्ट इतना लंबा नहीं आएगा, तो जैसे भी आएगा ये वी शेप की रिकवरी आएगी। अगर आप वी शेप की रिकवरी और डब्ल्यू शेप की रिकवरी को देखें, तो उसमें लेफ्ट वाली लाइन की स्लांट में हल्का फर्क है। डब्ल्यू की जो स्लांट है वो इमीडिएट है और वी की थोड़ी धीरे से है। तो अगर ये वी शेप की रिकवरी आएगी, तो अपने को नीचे बॉटम पहुंचने में टाइम लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम हाथों हाथ बॉटम पहुंच जाएं। हो सकता है कि जो मद्दी है या जो भी रिसेशन है या बुरा टाइम है, वो 5-6 महीने तक तो कम से कम और चलेगा ही चलेगा। तीसरा एक कई लोग बोल रहे हैं कि ये तो एल शेप की रिकवरी भी है। एल शेप में तो रिकवरी है ही नहीं बेसिकली। वो कहते हैं कि ये 2008 और 1929 1929 का जो डिप्रेशन था, उससे भी अकल्पनीय रिसेशन आने के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट गिरा और उसके बाद फ्लैट चलता रहेगा। एल के बाद में अगली अल्फाबेट कब आएगी, वो किसी को मालूम नहीं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिस कारण से ये अलग अलग टाइप से भय हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे जो शॉर्ट टर्म की आज की हमारी तकलीफें हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड। शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म पेन्स, एंड शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म पेन्स। बेसिकली आज जो हमारा शॉर्ट टर्म का जो दर्द हमको हुआ 1-1.5 महीने का, वो हमको इतनी चीज सिखा के जाएगा कि हमको जीवन पर्यंत लॉन्ग टर्म के उसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आई थिंक अपन लोगों ने जितना घर में रह के एकदम से आध्यात्मिक रूप बोल रही है, मेडिटेशन के अंदर बैठे हैं अपन सब लोग, अलग अलग विचार कर रहे हैं, वो हमको सबको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा। शॉर्ट टर्म सबने तकलीफ सही है। कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म में सोचा कि मैं पैसा कमा लूं, गेन कर लूं, तो ठीक है, उन्होंने शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ लोगों ने पैसा कमा लिया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसको कितना बेनिफिट ले पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जयपुर में 23 तारीख को मैं गया मार्केट के अंदर, तो वहां पे जो अपनी किराना की शॉप होती है कॉर्नर के ऊपर, उस दिन वो पैसे छाप रहा था, सिर्फ उसी का माल बिका था और किसी का माल नहीं बिका था। और आज की स्टेज ये आ चुकी है, जब ऑनलाइन चालू हो चुका है लॉकडाउन के अंदर भी, उसकी दुकान पे 10% भी लोग नहीं जा रहे हैं,
बाकी लोगों ने अपने आसपास में ऑनलाइन में चालू कर दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको हमेशा अपने शॉर्ट टर्म गेन्स जो होते हैं उसको नजरअंदाज करना चाहिए, उस पर नहीं जाना चाहिए, जिसे अपने हिंदुस्तान में कई बार जुगाड़ भी बोलते हैं, और हमको लॉन्ग टर्म सोच के ही काम करना चाहिए। जैसे अपनी बात हुई, कुछ इंडस्ट्रियां खत्म हो जाएगी, ओला उबर जैसे खत्म हो जाएगी, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, ऐसा इकरा ने एक रिसर्च करी है जिसका कि मैं ग्राफ बता रहा हूँ, रेड टू ग्रीन। इसमें 3 कैटेगरी बनाई है। अगर अपन लेफ्ट से लेके चलते हैं, एजुकेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें हैं जो कि इन पे इम्पैक्ट लो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि रोज जो अगर बेसिक बात करें तो रोटी कपड़ा मकान की थोड़ी पे चले हैं, तो ये सब रोटी के लेवल की चीजें हैं। ये आदमी की बेहद एसेंशियल है, ये आदमी के बिना आदमी रह नहीं सकता। सेकेंड चीज आती है जो कपड़े को लेके रहे या रहने की जगह को लेके चले हैं, तो वो येलो कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं। ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, रहने की जगह हो गई, कंज्यूमर गुड्स हो गए, दवाइयां हो गई, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, पेपर, फुटवेयर, ग्लास, प्लास्टिक्स, पावर, ये सब ऐसे उद्योग है, सभी इंडस्ट्रीज है। और शॉर्ट टर्म में हो सकता है उन पर इम्पैक्ट आए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कोई इतनी तकलीफ नहीं आने वाली। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, जो लाल रंग में राइट के अंदर हाइक के नाम पे आई हुई है, ये वो इंडस्ट्रीज है जिनका शायद भविष्य खत्म हो जाएगा। कई जगह पे तरीके इनके काम करने के चेंज हो जाएंगे। आज जैसे सबसे सब लोगों ने आई थिंक सब मानते हैं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट टूरिज्म को आएगा, मतलब ट्रैवल से भी ऊपर इम्पैक्ट टूरिज्म को आएगा। आज हमको अगर यही सेमिनार करनी पड़ती तो हम 5 आदमी यहाँ से ब्यावर आते, आज ही सेमिनार पर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो बिजनेस के ट्रैवल की नीड भी आधी हो जाएगी। जहां तक फॉरेन टूरिज्म की बात है, लोग कह रहे हैं कम से कम 15 से 18 महीने तो कोई व्यक्ति विदेश जाना नहीं चाहेगा, और स्पेशली कंट्री लाइक स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह, जो हम लोगों की बहुत चाह होती थी, पता नहीं 1.5-2 साल तक भी कोई जाना चाहेगा क्या। डोमेस्टिक टूरिज्म हो सकता है इम्प्रूव हो काफी, पर वो भी 6-8 महीने लग सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, आज एक एक प्रश्न आता है कि शायद हिंदुस्तान की इकोनॉमी भारतीय शादियों के कारण चलती है, तो एक प्रश्न है सबसे बड़ा कि लोग आने वाले समय में शादियों में कितना खर्चा करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि इंडिया की होटलें कितनी चलेगी। टूरिज्म में तो कम से कम अगले 6 महीने, 8 महीने व्यापारी वर्ग का पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, और टूरिज्म में अभी खर्च कैसे करेगा। एक ऑटो डीलरशिप पे अपन आगे डिस्कस करेंगे, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप देखें तो 2 चीजें हैं, ऑटो डीलरशिप राइट में लाल में दिया हुआ है, जबकि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स ऊपर पीले में दिया हुआ है। इनका कारण अलग अलग है। ऑटो डीलरशिप क्यों रिस्क आएगी, मैं आगे एक साइड पे जाके बताऊंगा बाद में आपको। सिरेमिक टाइल्स इन्होंने लिख के दिया है कि कुड बी हाई रिस्क रेट के अंदर। ये ब्यावर के आप लोग सब सिरेमिक टाइल्स के सप्लायर्स हैं, इस क्वेश्चन को सामूहिक रूप से डिस्कस करना पड़ेगा कि वो क्या रीजन हो सकता है कि सिरेमिक टाइल इंडस्ट्री अगर रेट पे लिख के दिया है इन लोगों का एनालिसिस के अंदर, ऑल्दो इन्होंने माइनिंग पे ऊपर लिख के दिया, ठीक है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी ठीक लिख के दिया है। जेम एंड ज्वेलरी, हमको सबको लगता है कि जेम एंड ज्वेलरी आदमी क्यों कम से कम 1.5-2 साल ज्वेलरी क्यों खरीदना चाहेगा। रिटेल इंडस्ट्री, शॉपिंग मॉल, अभी तो सरकार 2-3 महीने चालू भी नहीं करेगी, आगे ऑनलाइन को बढ़ावा मिलेगा तो इन पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। एक अगली चीज लिखिए, शिपिंग, पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज। उसके पीछे एक ग्लोबल धारणा ये चल रही है कि जो अभी तक पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड था आपस के अंदर, ग्लोबलाइजेशन पे जो अपन पिछले 25-30 साल से अपन ही नहीं पूरी दुनिया चल रही थी, शायद अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जगह लोकल सोचना चालू करेगी। हर आदमी चाहेगा कि हमारे आसपास में हम क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जो अपने डब्ल्यू की रिकवरी की बात कर रहे हैं, उसमें कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरे को स्टॉक जो पड़ा हुआ है, अभी इंटर स्टेट मूवमेंट चालू नहीं है, तो मैं क्यों नहीं वो स्टॉक कमती बेसी में नुकसान खा के डिस्काउंट लेके लोकली भेज दूं, मैं क्यों गुजरात भेजूं या क्या क्यों महाराष्ट्र भेजने की सोचूं उसके अंदर। तो ऐसा करते करते ये 3 इंडस्ट्री की बाइफिकेशन है, इनके सब इंडस्ट्री सब रोल बहुत सारे हो सकते हैं। और अब इनमें एक और चीज है, कई इंडस्ट्रियां ऐसी है जिसमें कई चीज का इम्पैक्ट आएगा और कई चीज के फायदे होंगे। एविएशन शिपिंग को एक इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस का मिलेगा, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट उनको फायदा मिलेगा कि उनकी फ्यूल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये बहुत सी चीजें हैं जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, केस टू केस डिफर करना पड़ता है। एक चीज सबको समझ में आ रही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कैसे हेल्प करेगी। हम लोग कई प्लेटफॉर्म पे लोग कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक कोई स्टिमुलस डिक्लेयर नहीं किया, कोई स्कीम लेके नहीं आई सरकार। अल्टीमेटली सरकार के पास सबको मालूम है सरकार के पैसा आएगा कहाँ से। आज 1 महीने से जीएसटी के कलेक्शन बंद है क्योंकि हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, 1.5 महीने से करीबन करीबन होते होते। अल्टीमेटली पहले से घर सरकार तकलीफ में थी फाइनेंस को लेके, वो अगर फिजिकल डेफिसिट की पूरे डिसिप्लिन को छोड़ भी देगी, नोट भी छाप लेगी, तो भी पैसे कहां से लेके आएगी। कुछ एक फीडबैक ये है कि अगर हम लोग हर व्यक्ति
हम ये सोच लें कि हमको हमारा पहले का 75 से 90% भी कस्टमर बेस वापस मिल जाता है, तो उससे बड़ी किसी के लिए कोई जीत नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया कि 25% तो जीडीपी अपन खत्म ही कर चुके होंगे जब तक ये दुनिया खुलेगी। सो कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे अपना 95% कस्टमर वापस मिल रहा है, ही इज द मोस्ट लकीएस्ट। जो 75% को भी अगर ऑप्टिमाइज कर सकता है, वो भी कम से कम नुकसान में नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन भी अपन इस नेक्स्ट स्लाइड के पहले डिस्कस करते हैं, उसमें है कि इसके लॉस का इम्पैक्ट क्या होगा। एक कैलकुलेशन स्टडी बताती है कि अपन लोगों सभी बाय एंड लार्ज लोगों ने पिछले 5-10 साल अच्छा काम किया है, अच्छी तरक्की की है, अच्छे पैसे कमाए हैं। तो इसमें एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो लोगों के रिजर्व्स थे, जो लोगों की सेविंग्स थी, जो बिजनेसेस ने अर्न किया प्रॉफिट पिछले 10 साल के अंदर, हो सकता है हम 1.5, 2, 2.5 साल का जो प्रॉफिट है या 25% अपने जो रिजर्व्स है, अपनी सेविंग्स है, वो हम जब तक ये चालू हो हम खत्म कर चुके होंगे। ये एक कैलकुलेशन कई जगह पे आ रही है। लेकिन कितना इम्पैक्ट किस पे आएगा, उसके पहले एक सबसे पहला प्रश्न हम बिजनेसमैन को, स्पेशली हम एसएमई बिजनेसमैन को आंसर करना चाहिए। वो ये है कि हम पे इम्पैक्ट कितना आ रहा है। उसके लिए पहला प्रश्न है, व्हाट यू कांट मेजर यू कांट मैनेज। हमें कोई भी चीज अगर हिसाब लगाना है, मैनेज करना है कि अपने लॉस को कम कर सके, प्रॉफिट को ज्यादा कर सके, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक सेकेंड दे, कोई सजेशन है, होल्ड कीजिएगा। ओके, देयर वाज सम फीडबैक, उसके लिए मैं आ रहा हूँ वापस से एक बार के लिए। या सो इस नई दुनिया के अंदर एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, अभी फीडबैक आया है कि ब्यावर में या टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर मुझे बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ अंचल से भी अपने लगभग 2 भारतीय के लोग जुड़े हुए हैं अपन लोगों से इस प्रोग्राम के अंदर। तो कैसे मतलब ब्यावर जैसे उद्योगों के अंदर, सो एक चीज बड़ी यूनिक है, ब्यावर से मेरा भी जुड़ाव है, कई लोग जानते हैं, इसलिए 23-24 साल से ब्यावर से जुड़ा हुआ हूँ मैं कई व्यापारिक ग्रुप के अंदर। और राजस्थान के अंदर जो लोगों की जो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी है, जो लोगों का जज्बा है बिजनेस करने का, वो ब्यावर्स के मुकाबले में किसी कहीं और का नहीं है। वो बड़ी छोटी जगह है, टीयर 3 भी बोल सकते हो उसमें लेके, लेकिन लोग इतने इतने डाइवर्स उद्योग करते हैं वहाँ पे, जो पता नहीं, कहते हैं कि ब्यावर के पानी में कुछ ऐसी चीज है कि हर आदमी को बिजनेस करने की और नए नए आइडियाज देने की चाह रहती है। एक क्वेश्चन है कि ब्यावर के अपन क्या कर सकते हैं, उसमें यह है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, विच इज कि लोग चाइना पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आज दिन में जो भी इंडस्ट्री की और दुनिया की, मतलब अपन ने शायद कल डेटा पढ़ा होगा कि चाइना ने अचानक वुहान की जो डेथ का नंबर था वो बढ़ा दिया अचानक। पहले सब लोगों को लग तो रही था कि ये क्या हो रखा है, पूरी दुनिया में तकलीफ है, चाइना में कोई तकलीफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना का रोल क्या है। तो इसके लिए ये प्रश्न तो लोगों का चल ही रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम अब लगता है कि शायद कोई भी रूप के अंदर लोग चाइना पे ट्रस्ट सबसे कम करेंगे। उनके मन में क्वेश्चन रहेगा कि यार चाइना अनरिलायबल है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो बेस के इंडिया शिफ्ट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। उसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल है मोबाइल कंपनीज का। जो पहले सारे मोबाइल अपने चाइना में बनते थे, असेंबल होते थे, पिछले कुछ सालों से भली वो ब्रांड चाइनीज है, असेंबलिंग इंडिया के अंदर होती है, तो वो काफी बड़ा शिफ्ट हुआ है। एक दूसरा शिफ्ट है जापानीज कंपनीज का। तो हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान का और चाइना का अपन सब जानते हैं कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं, कभी उनकी आपस में अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। और जो अपने इंडिया में डीएफसीसी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसके पीछे जापानीज का पैसा लगाने का उद्देश्य ये है। मैं अगर हल्का सा आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा, अमिताभ कांत अपने नीति आयोग के जो भी सीईओ हैं, उनका जयपुर में प्रोग्राम हुआ था जब वो सीईओ थे डीएफसीसी के और डीएमआईसी डेडिकेटेड दिल्ली मुंबई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउन कॉरिडोर के। तो उन्होंने बताया था कि जापान इसके पीछे फंडिंग क्यों कर रहा है। जापान को लगता है कि आज हमारी चाइना से पड़ती नहीं है, और ये बात 4 साल पहले पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको। बोले कोई व्यक्ति पे अगर दुनिया वाले सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं एज अ रिलेशनशिप, तो वो इंडियंस, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया का जापानीज एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि 1982-83 से जब से मारुति चालू हुई इंडिया के अंदर, मारुति के टाइम से लोगों का
टोटल जो जापानीज इन्वेस्टमेंट चालू हुआ और सारी कंपनियां जापान की यहाँ पे कंपनी चालू हो गई गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, तब से जापानीज रिलेशनशिप चालू हो गई। तो जापान ने क्या सोचा कि जो हमारा एनसीआर एरिया है या जो भी इंडस्ट्रीज है जो चाइना की जगह हम अगर इंडिया से लें, तो जो सप्लाई का टाइम है, सप्लाई चेन का टाइम है, उसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो जो डीएफसीसी बेसिकली दिल्ली से लेकर मतलब नॉर्थ से लेकर अपने पोर्ट तक का जो जर्नी है 10 से 12 घंटे में अगर कंप्लीट कर ली जाती है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा शॉर्ट हुआ था टाइम। उसके बाद शिपिंग टाइम तो आप चाइना से जापान लेके जाओ या इंडिया से जापान लेके जाओ, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई उद्योग अपने आप को जापानीज फ्यूचर के साथ में रिलेट कर पाए तो बहुत उसका अच्छा एडवांटेज रहेगा। एक और एडवांटेज जो दिख रहा है वो दिख रहा है यूरोप का। ये जो इतनी बड़ी महामारी की जो दहशत यूरोप में आई है, जिससे ये इंडस्ट्री, ये जो कंट्रीज है इटली, स्पेन, ये सब कंट्रीज में इतनी डेथ हुई है, इनकी डेथ में दो रीजन है। वहाँ की जो सीनियर सिटीजन्स की आबादी है उसका भी इम्पैक्ट काफी रहा है, और क्योंकि वहाँ पे सीनियर सिटीजन ज्यादा थे इसलिए वो हमेशा चाइना पे डिपेंडेंट थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज की डेट में ये प्रश्न सब लोग आपको ओपन प्रश्न है कि भाई वो लोग चाइना पे कितना डिपेंडेंट होंगे। तो उसके बाद में वर्ल्ड में चाइना की आबादी आई थिंक 140-42 करोड़ है अभी, और इंडिया की 137 करोड़ है। तो दुनिया में सबसे और यंग पॉपुलेशन अपने पास में है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंडली क्या है कि हर एक शहर की एक तासीर होती है। जयपुर की अलग तासीर है, ब्यावर की अलग तासीर है, बॉम्बे की अलग तासीर है, दिल्ली की अलग है। तो अब हर शहर को अपनी अपनी तासीर को एनालाइज करना चाहिए। आज जयपुर की लोग कहते हैं जयपुर में इंडस्ट्री नहीं है, जबकि एक एग्जांपल दूं, जयपुर में जो इंडस्ट्रियां हैं वो सारी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ज्वेलरी, गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स, ये सारी इंडस्ट्री मैन पावर इंटेंसिव है। इसमें बहुत बड़ी मशीनें नहीं लगती, पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन रोजगार बहुत लोगों को मिलता है। सीतापुर शाम को 5 बजे अपन जाएंगे तो हमको 50,000 मजदूर एक साथ निकलते हुए दिखते हैं। सिमिलरली ब्यावर की तासीर अगर मिनरल है तो वो एक अपने आप में तासीर है। हो सकता है ब्यावर के लोगों को मिनरल की आगे वैल्यू एडेड जो फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे मिनरल से प्रोडक्शन हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कि ये अपन चल सकते हैं आगे। एक सेकंड, कुछ सेशन आया हुआ है। ओके ओके, कुछ सजेशन है तो मैं इसको देखता रहता हूँ बीच के अंदर। कुछ चैट में सजेशन आ रहे हैं या कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसे टेक्सटाइल का और स्पिनिंग का और वीविंग का किसी प्रश्न आया है ब्यावर से। अगर तमिलनाडु ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे लेके एसेंशियल मानते हुए चालू करवाया था, उन्हें गारमेंट को एसेंशियल नहीं माना था। और टेक्सटाइल को तो पीछे मतलब मैं टेक्सटाइल का स्पेसिफिक नॉलेज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज चलें कि अगर कपास के बाद में टेक्सटाइल में यान वगैरह में काम आता है तो टेक्सटाइल पे प्रायोरिटी रहेगी, ये रहनी चाहिए, और गारमेंट शायद तकलीफ में रह सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि प्राइसेस को लेकर, ये मैं डिस्कस करता हूँ बात के अंदर। एक सजेशन किसी का आया है। सो पहला क्वेश्चन था कि हम जो चीज को, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, कि हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए और क्या सबसे पहली चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। हम अपने वजन से लेकर अपनी कोई भी चीज को जब तक हम मेजर नहीं कर पाते उसको हम कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न हमको आता है कि हमको अपने आप को मेजर करना सीखना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम मेजर करने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मेजर हमेशा परसेंटेज में करते हैं, हम मेजर कभी नंबर्स में नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं करते हैं। मतलब अभी जैसे पिछले 1 महीने से लोगों से बात हो रही है कि लोग कहते हैं बहुत तकलीफ का टाइम है, बहुत दिक्कत है। भाई दिक्कत कितनी है आप ये तो इवैल्यूएट करो, नुकसान कितना है नंबर्स में इवैल्यूएट करो। कोई कहता है मेरा 40% डाउन हो गया, 40% की वैल्यू क्या है। हम लोग, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार पूछते हैं कि आपका बिजनेस में कितना मार्जिन है। हम हमेशा प्रश्न पूछते हैं बिजनेस में मार्जिन कितना है, और लोग हमको 90% केस में जवाब देते हैं मार्कअप कितना है। एग्जांपल देता हूँ, हम पूछते हैं मार्जिन कितना है, तो वो कहता है मैंने 50 का माल लिया, 100 में बेच दिया, तो मेरे पास 100% मार्जिन है। 50 के माल पे 50 का मैंने जबकि वो मार्जिन नहीं है, वो मार्कअप है। मार्जिन तो 50% है, मार्जिन सेल के ऊपर लेते हैं। तो 100 रुपए का माल बेचा, मुझे 50 का नफा हुआ, तो 50 मेरा मार्जिन है। तो ये परसेंटेज एक जो चीज है बहुत बड़ा मिस नॉर्मल है। इसको मतलब ये अपने आप में पूरा एक सेशन अपन इस पे कभी भी कर सकते हैं कि हम परसेंटेज जो है, जो आदमी परसेंटेज पे काम करता है और स्पेशली शॉर्ट टर्म के अंदर, वो बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म में तकलीफ में आ सकता है।
क्योंकि जब छोटी यूनिट होती है, छोटी चीजें होती है। मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, जैसे ही कोरोना वायरस का लॉकडाउन खत्म होगा, हल्का सा मूवमेंट चालू होगा, हर आदमी बात करेगा परसेंटेज इंप्रूवमेंट के अंदर। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये परसेंटेज और नंबर के पीछे। आप बात करिए कोरोना के डेली मरीज की इंडिया के अंदर, एब्सोल्यूट में और परसेंटेज में। स्टार्टिंग में अपन बात कर रहे थे कि 30% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है, लेकिन उसके नंबर कितने थे? 50, 60, 100, 80। 137 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 80 लोग बढ़ रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लेकिन वो 80 लोगों का परसेंटेज के अंदर 100% इम्पैक्ट। सो हम लोग एक परसेंटेज और ये नंबर को विषय में हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्पेशली हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम सब जो एसएमई लघु उद्योग वाले हैं, हम हमारी कैलकुलेशन, हमारी डेटा एनालिसिस, एमआईएस हम खुद ही करते हैं और 90% अपने मन में रखते हैं। तो हमारे मन के अंदर हमको एब्सोल्यूट नंबर्स में ध्यान देना चाहिए बनस्पत इससे कि हम उसको परसेंटेज में करें। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कि हम लोग क्या क्या तकलीफों को झेलना चाहिए और कैसे हमको रोकें हम उन तकलीफों को। पहली बात है कि हमारा जो कैश है, लिक्विडिटी है, वो गायब हो जाएगी। वो कैसे गायब होगी, वो सबसे मुख्य चीज हमको देखनी चाहिए। दो नुकसान है, हमारा कस्टमर हमको नहीं मिल पाएगा, कस्टमर वो आएगा, वो तो बात की बात है। आज हम अभी जब बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जो भी लिक्विडिटी है, बैंक का बैलेंस है, कैश बैलेंस है, वो खत्म हो रहा है। सॉरी, वो खत्म कहाँ हो रहा है? वो फिक्स कॉस्ट में खत्म हो रहा है। अभी हमारे को सबसे बड़ा नुकसान आज जो हो रहा है वो फिक्स कॉस्ट का हो रहा है। हर व्यक्ति की फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट अलग है। हर व्यक्ति का अपन में 2 स्लाइड बाद में डिस्कशन करेंगे, उस स्लाइड पे लिखे। अपने को सबसे बड़ा इम्पैक्ट फिक्स कॉस्ट का हो रहा है, लेकिन उससे बचने के लिए और आगे की जिंदगी को, हमको जो आगे की दुनिया आने वाली है उसको फाइट करने के लिए हमको एक कोर पे फोकस करना चाहिए। और सिर्फ 2 कोर होने चाहिए, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा कंजर्व कैश। हम जितना कैश लिक्विडिटी, कैश कंजर्व कर पाएंगे, बोथ अभी आगे और बात करेंगे, बोथ अपने पर्सनल लेवल पे और अपने बिजनेस लेवल पे, वो हमको बहुत बड़ा गेन रहेगा। तो पहला डिस्कस करते हैं फिक्स कॉस्ट के ऊपर। फिक्स कॉस्ट अमूमन जो है 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहली फिक्स कॉस्ट ऐसी है जो कि सबसे बड़ा इंपैक्ट आज की तारीख में लगा हुआ है। आप देखेंगे पहली फिक्स कॉस्ट को हमने बाइफरकेट किया है, जिसमें हमेशा उस कॉस्ट को कम करने के लिए हमको सेकंड पार्टी की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसको अपन ने 5 ऊपर पॉइंट से बनाया है। इंटरेस्ट, लोन पे, सीसी पे, ईएमआई, अपनी सैलरी, किराया, रेंट और मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी और दूसरी कैटेगरी है जो फिक्स कॉस्ट, जो हम प्योरली हमारे कंट्रोल में है, जिसको कि हम लॉन्ग टर्म में कंट्रोल कर सकते हैं, खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन। आज हमारी जो मार है वो पहले वाले कैटेगरी पे है। अभी जब हम लोग का ये सेमिनार चालू हुआ उसके पहले सचिन जी और 1-2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि वो अजमेर एसी से मिलकर आए बिजली के मिनिमम चार्जेस के लिए। आज मिनिमम चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के लिए रूप में सबसे बड़ा फिक्स कॉस्ट है। मैं ये जो 5 कैटेगरी बनाई है, हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि जिस आदमी पे इनमें से एक का मार है उस पे पूरे लॉकडाउन का इम्पैक्ट कम है। जिस व्यक्ति पे 2 का मार है उस पे इसका लॉकडाउन का इम्पैक्ट डबल से ज्यादा है। जिसका 3 की मार है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट है, और जिसपे 4 की मार है वो तो ऑलमोस्ट, वो जो ऊपर रेड कैटेगरी की चीजें थी ना, एक बार वापस स्लाइड दिखा सकते हो आप, ऊपर रेड वाली जो थी स्लाइड। रेड कैटेगरी वाली वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे उनमें ऑलमोस्ट चारों का, आप रेड देखिए, एविएशन, एयरलाइन, होटल, ऑटो डीलरशिप। ऑटो डीलरशिप हमको लगता है कि सबसे अच्छा बिजनेस था एक जमाने के अंदर। एक जमाने में सीएनएफ और ऑटो डीलरशिप पे लोग शादियां करते थे। आज की डेट में सबसे रिस्की बिजनेस है ऑटो डीलरशिप। वापस से लेट्स गो बैक टू द स्लाइड फिक्स कॉस्ट की। यहाँ देखिएगा कि ऑटो डीलरशिप पे इंटरेस्ट की कॉस्ट लगी है, उसको रिपेमेंट करना है अपने लोगों का। मैन पावर इंटेंसिव है, शोरूम्स में दुनिया भर के मैन पावर चाहिए। किराए 100% शोरूम किराए पे चलते हैं, और उनका क्या, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अपन ने बात की, किसी को भी 4 कैटेगरी का अगर मार है तो वो तकलीफ में आएगा। और टिपिकल अगर अपन इंडस्ट्री की बात लेके चले तो इंडस्ट्री में किसी भी रूप में 3 कैटेगरी तो कम से कम आती है। कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी है जिनमें अगर मैन पावर ठेके पे है या पर पीस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो बच सकते हैं। लेकिन अमूमन हर इंडस्ट्री पे इंटरेस्ट की मार आती है, बिजली की मार आती है, ईएमआई की मार आती है। ईएमआई भी अपने आप में एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन है समझने का, वो भी एक डिस्कशन में आएगा डीएस ईएमआई को लेके। लेकिन अमूना अपने को फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले, और समस्या ये है कि जो पहले के जो 5 पॉइंट हैं, ये अगर अपन चाहे तो इसको रोक नहीं सकते, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। इसमें हमेशा एक काउंटर पार्टी इन्वॉल्व है, बिना उस काउंटर पार्टी के हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आज जैसे इंटरेस्ट बिना बैंक की परमिशन के कम नहीं हो सकता, ईएमआई कम नहीं हो सकता, मैन पावर जो अपने अगर एम्प्लॉय रखे हुए हैं आज की तारीख में, एम्प्लॉयज को छोड़ना, रिट्रेंच करना, वो अपने आप में काफी बड़ा, अभी तो कर भी नहीं सकते लॉकडाउन के अंदर, बाबी तकलीफ है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेंटल एग्रीमेंट है, जो लीज एग्रीमेंट है, उस पर भी फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब क्या देखा गया लॉकडाउन के अंदर, एक्सेप्ट कि जो लोग मॉल के अंदर शोरूम किराए पे ले रखे हैं, उनके अलावा नॉर्मल जिन्होंने आदमी फैक्ट्री या दुकान या मकान लीज पे ले रखा है, उनके 99% केसेस में लीज रेंटल बंद नहीं हो पा रही। मिनिमम मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का आंसर तो मुझसे ज्यादा आप लोग कर पाएंगे, ये सबसे बेटर आंसर आप लोगों के हाथ के अंदर है। सो हमको ये एनालाइज करना चाहिए कि हमारे पास चारों में से कितना इम्पैक्ट है, जितना इम्पैक्ट हम कम कर सके वो सबके लिए बेहतर रहेगा। और जो अपन, और जैसे ऑटोमोबाइल डीलरशिप का मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले हफ्ते उनको सजेशन दिया, बिल्कुल रेडिकल सजेशन है कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप का जो जगह है, जो किराए पे 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं किराए पे, क्या वो मकान मालिक उस जगह को प्रॉफिट किराए पे रेवेन्यू शेयरिंग पे नहीं दे सकता? आज अगर वो ऑटोमोबाइल डीलरशिप खाली कर देगा तो वो 10,000 स्क्वायर फीट की जगह लेने के लिए कोई दूसरी इंडस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है आज की तारीख में। तो उसके बाद ऑप्शन क्या है, जो मकान मालिक के पास भी, किराया बंद कर दूं, खाली पड़ा रखे। दूसरा तरीका है कि जो जितनी गाड़ी बिक रही है, जैसे कि आजकल मॉल में बड़े एंकर स्टोर रेवेन्यू शेयरिंग पे हो रहे हैं, तो क्यों नहीं ऑटोमोबाइल डीलरशिप का जो शोरूम है उसकी रेवेन्यू शेयरिंग पे लीज हो सके। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को नए नए विचार, नई नई चीजें जो है लेके क्वेश्चन करनी चाहिए, नए नए बिजनेस मॉडल लेके आने चाहिए, जिससे हम ये, और ये नई दुनिया क्रिएट होगी 100%। जापान पूरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान खत्म हो गया था, उसके बाद जापान बना था। देखने वाली बात है कि इसके बाद कौन बनेगा, सब लोग कह रहे हैं इंडिया बनेगा, आई एम श्योर इंडिया ही बनेगा। एक क्वेश्चन आया डीए, क्या ये जापान का इन्वेस्टमेंट वास्तव में इंडिया के प्रति डेडिकेटेड है? सर, कोई भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 2 रुपये में होता है। वो अगर जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका बेनिफिट तो सारा प्रोडक्शन तो इंडिया में होगा ना, वो सब प्रोडक्शन तो यहीं से अपने को बना के बाल भेजेंगे उसको। इसके लिए अपन बाद में वो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन बीच में आया था, मैं दे रहा था। तो पहला अपन ने देखा कि फिक्स कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड्स तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम कम खर्चे कम करेंगे। इसमें एक क्लू है एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड्स का, वो अपन आगे और आएगा। हम कैसे फिक्स कॉस्ट को ट्रांजैक्शनल कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अपन 2-3 स्लाइड आगे जाके देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो कोर चीज है अपनी कैश कंजर्व करने की, वो कैसे करी जाए। आज हमको कमर कसनी चाहिए, अपना एक वॉर चेस्ट बनाना चाहिए। एक युद्ध तो खत्म हो चुका है, हमको अगले युद्ध की तैयारी करनी है जो हमारा व्यापारिक युद्ध है। उसके लिए हमको एक वॉर चेस्ट बनाना चाहिए। वॉर चेस्ट मतलब अपना कैश लिक्विडिटी का रिजर्व, वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हर बिजनेस टू बिजनेस फर्क करेगा। लेकिन अमूमन मानना चाहिए कि आज की तारीख में हमको 12 महीने का रिजर्व क्रिएट करना चाहिए हमारी फिक्स कॉस्ट का, जिसमें कि हमारी ये लोन के रिपेमेंट आ गए, हमारे जो जो अपन ने पहले 4-5 फिक्स कॉस्ट रखी है, उसका हमको आज की तारीख में एक रिजर्व करना चाहिए। भले हमको लगे तो अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, अपने कुछ असेट लाइट करें हैं, कुछ भी करें, पर वो रिजर्व हमको बनाना बहुत जरूरी है सबके लिए। और मेरा ओपिनियन तो ये भी है कि आगे पीछे, ये तो खैर 12 महीने का तो अभी एक क्राइसिस के रूप में आ गया है, लेकिन हमेशा हम लोगों को अपने डिपेंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री 2 से लेकर 6 महीने तक का कैश रिजर्व जो है अपने फिक्स इन्वेस्टमेंट का, फिक्स कॉस्ट का, हमेशा अलग रखना चाहिए। आज अगर जो बड़ी कंपनियां हैं, वो जो ट्रेजरी मैनेज करती है अपने आप की, वो कुछ परसेंट, इवन बैंक्स भी कहते हैं कि आप अपना जो कैश है, गवर्नमेंट आरबीआई भी कहती है बैंक्स को अपना कैश है आप रिजर्व कैश रखो, सीआरआर जो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को अपने मेंटल कैलकुलेशन के अंदर बिजनेस में रखना चाहिए कि हम कितना कैश रिजर्व रखें। कैश वॉर चेस्ट, नॉर्मल कोर्स के अंदर भी हमको कैश वॉर चेस्ट हमेशा बना के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे कारण और है। अपने कहावत है कि कैश इज किंग, अपने कहावत है कैश इज किंग। नेक्स्ट स्लाइड। तो कैश इज जब किंग है तो अपने राजा की तो रक्षा करेंगे करेंगे। तो हमको कैश को ऐसे बचा के रखना चाहिए
जैसे हम अपने एक राजा की रक्षा करते हैं, अगर हम उसकी रक्षा कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो वो हम सबके लिए इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो पाएगी। जो कैश इस क्लास में रहेगा वो सबसे ज्यादा जीत में रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। सो अपन ने भी डिस्कस किया फिक्स कॉस्ट का और कैश किंग का। अब कैश फिक्स कॉस्ट तो अपना खर्चा आउट का हो गया, कैश अपने करंट एसेट साइड को लेके हो गए, जिसका कि वर्किंग कैपिटल एक अहम हिस्सा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम वर्किंग कैपिटल पे फटाफट करते हैं। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? हर बिजनेस की लाइफलाइन वर्किंग कैपिटल रहती है। वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस को रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी हम मेहनत करते हैं, जितनी हम ज्यादा मेहनत करते हैं, उतनी हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। अगर अमूमन रेशो निकाल के चलें तो हमको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड उसको होती है जो अच्छी एफिशिएंसी की कंपनियां होती है। जो पुअर एफिशिएंसी की कंपनियां होती है उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। मैं इसके आपको एग्जांपल देना चाहूंगा एक मिनट के लिए। गजल एक स्लाइड अपने पास आगे पड़ी हुई है, वो आप स्लाइड पे यहाँ पे लेके आ सकते हो इंडस्ट्री स्पेसिफिक को लेके। नहीं नहीं, ये स्लाइड नहीं, वो एक स्लाइड है इंडस्ट्री को। सो पॉइंट ये है कि जितनी हम, हाँ ये एक स्लाइड है जिसमें अपन ने रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल बना रखी है, जो कौन कौन सी इंडस्ट्री में कितनी कितनी वर्किंग कैपिटल लगती है। आप इसमें एक चीज देखिएगा कि इंडिया में और वर्ल्ड ओवर सबसे हाईएस्ट स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन एफएमसीजी की कंपनियां जो होती है उनको मिलती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर अपन उनको लेके चले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो नीचे से सेकंड नंबर की पायदान पे आती है एडिबल ऑयल, टोबैको, एफएमसीजी गुड्स होते हैं। उसका कारण है इनके 70 से 80% टोटल कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल में होती है इनकी। इनके फिक्स एसेट्स तो हार्डली होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बाहर से मंगवाते हैं, तो ये लोएस्ट रिस्क पे होते हैं, ये हाईएस्ट प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी वैल्यूएशन हाईएस्ट होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप स्केल पे सबसे ऊपर देखोगे, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, आज की तारीख में हम लोग सोचते हैं जैसे हमने पैसा कमा लिया तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं एक होटल खोल लूं, ये हॉस्पिटल में बहुत नफा है। मैं आपको बता दूं, मेरे 3 दोस्त हैं यहाँ पे जिनके हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, और तीनों बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्होंने जितना पैसा पिछले 1.5 महीने में कमाया हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके सारी, इफ यू गो बैक टू द स्लाइड एंड सी, फिक्स कॉस्ट के अंदर मैन पावर की कॉस्ट उनको लग रही है, रेंट की कॉस्ट उनको लग रही है, किराया उनका लग रहा है, उनका इंटरेस्ट लग रहा है, चारों कॉस्ट उनको लग रही है। हॉस्पिटल वालों ने अभी तक जम के पैसा नुकसान खाया है पिछले 1 महीने के अंदर। आगे कमाएंगे वो अलग बात है, पर उनको, सो हॉस्पिटल हमेशा हाई रिस्क में। ऊपर वाली कैटेगरी में देखें, जिनकी वर्किंग कैपिटल कम लगती है उनकी रिस्क कम है बिजनेस के अंदर, जिनकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है, सॉरी उल्टा बोल गया, जिनकी वर्किंग कैपिटल कम लगती है उनकी रिस्क ज्यादा है, जिनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है उनको बिजनेस में रिस्क कम है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है अपन बीच में, एल्यूमिनियम भी है और ये स्टील है, सब अलग अलग कैटेगरी के। आपसे टेक्सटाइल का किसी का प्रश्न था, टेक्सटाइल में मिक्स चलता है वर्किंग कैपिटल और दोनों मिक्स मिक्स चलता है। सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के अंदर अपने को जजमेंट इजी होता है कि हम जितना मेहनत करेंगे उतनी वर्किंग कैपिटल वापस लगेगी। बैक टू द स्लाइड। अपन जो बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है उसको अपन एक बार जजमेंट ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का बेसिक मतलब है कि वर्किंग कैपिटल को लोग मानते हैं कि जो हमारे करंट असेट्स हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। हम मानते हैं कि हमारी जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक है वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। ऐसा नहीं है। आइडियल केस में हमारी वर्किंग कैपिटल वो है कि जो हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, कैश है, और उसमें से हमारे जो सन्डी क्रेडिटर्स हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, उसको हम जो माइनस कर दें, जो पूंजी बची हुई है वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। और अभी क्या हुआ है, ये फिक्स कॉस्ट की हमारी जो मार लगी है, हमारी वर्किंग कैपिटल में छिजत आ गई है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज, हमारी फिक्स कॉस्ट जलती रहेगी तो हमारे जो कैश बैलेंसेस है, तो हम जितना कैश बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। अपन आगे एक रीजन आएगा, हम कैसे, एक तरीका आएगा कैसे वर्किंग कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में करंट एसेट्स की डिटेल्स दी हुई है कि क्या क्या डिटेल्स है करंट एसेट्स में, क्या क्या आता है। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, स्पेयर पार्ट्स, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स। डेटर्स में अपन ने एक बाइफिकेशन किया 90 दिन का। यहाँ पे अमूमन बैंक्स भी 90 दिन लेके चलता है, और हो सकता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोई 120 दिन लेके चले, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि अगर आपको कोई 120 दिन से उधारी लेके चल रहा है तो वो आपका डेटर नहीं, वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गई है, वो आपका एंट्री बैरियर है, उसको आप कभी लिक्विड मांग के चलिए मत। कैश बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसिव भी करंट एसेट्स में आते हैं। लोन एडवांसेस जो शॉर्ट टर्म दिए हैं वो भी करंट एसेट्स में आते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखेंगे कि फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो अपना हार्डवेयर होती है, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपना सॉफ्टवेयर, करंट एसेट में सॉफ्टवेयर होता है। हम अभी
इस मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास एंड्रॉइड है, कोई आईपैड पे है, कोई लैपटॉप पे है, वो सबके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर सबका एक ही है, जो कि हम जूम पे बात कर रहे हैं। आप बेसिकली अगर देखेंगे तो हर आदमी का हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर सेम है। तो कहने का मतलब है कि हर इंडस्ट्री के फिक्स असेट्स अलग होंगे, फिक्स असेट्स से फिक्स कॉस्ट अलग होगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनकी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का रेशियो है, मैनेजमेंट है, वो ऑलमोस्ट सबका तरीका सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट लायबिलिटीज में हम लोग क्या क्या काउंट करते हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट आपको बताता हूँ क्विकली। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फटाफट से। करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है ये अपने आती है सारी की सारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ईएमआई। ईएमआई को हमेशा करंट लायबिलिटीज में काउंट करना चाहिए। बिल्स पेमेंट, ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन। सीसी लिमिट को हम लोन में काउंट करते हैं, वो गलत है। हमको सीसी लिमिट को हमेशा करंट लायबिलिटीज में काउंट करना चाहिए। और जितने भी हमारे लोन के रीपेमेंट 1 साल के हैं, वो हमको करंट लायबिलिटीज में काउंट करना चाहिए। मैं क्विकली आपको 3 रेशियो देना चाहूंगा कि जो हम एसएमई जो व्यापारी हैं, हम एक छोटी सी 3 रेशियो को मेंटल कैलकुलेशन करके कभी चेक कर सकें, तो उसको हमारे बिजनेस की हेल्थ हमको मालूम पड़ सकती है क्विकली। 3 रेशियो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। ये 3 रेशियो से आपको 2 में से तो मालूम पड़ेगा कि मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी चल रही है, सिस्टम में कितना लिक्विड पैसा है, और तीसरी रेशियो कि मैंने कितना अपने आप को डेट से, लोन से रिस्क पे ले रखा है। ये मैं आपको स्लाइड बाद में शेयर कर दूंगा, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अपने आप में बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बता, वर्किंग कैपिटल रेशियो जिसे अपन करंट रेशियो बोलते हैं, उसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जो करंट असेट्स की पहले लिस्ट थी, हम सारे करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर लें। सो फॉर एग्जांपल, अपना डेटर्स 10 लाख के हैं, अपना स्टॉक 20 लाख का है, अपना कैश 5 लाख का है, और सबको जोड़ के हम समझे 50 लाख रुपए हमारे करंट असेट्स होते हैं, और हमारी अगर करंट लायबिलिटीज जो है सिर्फ 25 लाख की है, तो वो रेशियो आता है 2:1 का। मतलब हम लोग सुपर अच्छे कैटेगरी में आते हैं वर्किंग कैपिटल के लिक्विड के हिसाब से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, जैसे जैसे रेशियो कम होता आता है, मतलब मेरी करंट लायबिलिटीज की देनदारी बढ़ती जाती है और करंट असेट्स कम होते आते हैं, तो वो हमारी तकलीफ बढ़ती जाती है। इसमें मैं वापस से एक बात ध्यान देना चाहूंगा, हमको करंट लायबिलिटीज में हमारी सीसी लिमिट को काउंट करना चाहिए। हमारी ईएमआई की जो पेमेंट्स है कम से कम 1 साल की, उसको भी हमको अपनी करंट लायबिलिटीज में ही काउंट करना चाहिए। सारी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही काउंट करती हैं, और इसलिए वो आपका अच्छा एनालिसिस कर पाती हैं। सेकेंड चीज है भाई, करंट के बाद में आती है क्विक रेशियो। तो ये तो करंट रेशियो हो गई, लेकिन करंट रेशियो में डेटर्स हैं जो आपके 90 दिन के भी हैं, 70 दिन के भी, 80 दिन के भी हैं। लेकिन हमको इमीडिएटली चेक करना है, जैसे अभी आप वापस अपनी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस खोलेंगे, तो हमको चेक करना है कि हमारा पूंजी कितनी है अभी काम करने के लिए। क्विकली बता मुझे, अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं, भाई जरा क्विकली बता मुझे काम करने के लिए क्विकली कितनी, क्विकली कितना पैसा अपने पास में। तो उसका तरीका है क्विक रेशियो। जैसे अपन एसिड को टेस्ट करते हैं, ऐसे कैसे क्विक रेशियो को बोलते हैं, एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और क्विक असेट्स क्या क्या होते हैं, मैं आपको पहले एक स्लाइड पे निकालता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखाने के बाद। क्विक असेट्स बेसिकली जो होते हैं, वो होते हैं अपने डेटर्स 90 दिन से कम वाले, कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कोई अगर पार्क करता है अपने एफडीआर के अंदर, लिक्विड के अंदर, और कोई प्रीपेड अपन ने एडवांस दे रखा है, वो क्विक असेट्स हैं। बैक टू ओरिजिनल स्लाइड। लेकिन करंट लायबिलिटीज हम यहाँ पे पूरी वही जोड़ेंगे जो पहले वाली है, क्योंकि देनदार जो हमसे मांगने वाला है उसके लिए तो हमको देनदारी देनी है ना। तो अगर हमारी क्विक रेशियो के अंदर रेशियो 1:1 की है तो बहुत बढ़िया है। और क्विक रेशियो हमारी अगर 1 रुपए की लायबिलिटी और क्विक रेशियो हमारे पास 0.75, 0.8 है, तो भी बहुत बढ़िया है, यहां तक भी तकलीफ नहीं है। तीसरी रेशियो जो आपको क्विकली अपने को एनालिसिस देती है अपने बिजनेस का है, वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो सब समझते हैं, अपना कितनी पूंजी खुद की है और उसके अगेंस्ट पे कितना डेट है। डेट के अंदर हमको सारे लोन काउंट करने चाहिए, एक्सक्लूडिंग अपना अनसिक्योर लोन। सिर्फ जो अपने खुद के परिवार के हैं, वो अनसिक्योर लोन को भी अपन को, मैं तो चाहूंगा अपने कैपिटल में जोड़ ले। उसके अलावा कोई भी अगर अपन अनसिक्योर लोन लेते हैं फैमिली एंड फ्रेंड से, उसको अपने को लोन ही काउंट करना चाहिए, कैपिटल में काउंट नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर अगर रेशियो अपनी एक पूंजी के सामने 1 का लोन है तो ठीक है, लेकिन 1 के सामने 3 के लोन है तो वो रिस्की होता रहता है। हमको आगे आगे उस पर बहुत ध्यान रखने का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन ने 2 मुद्दे चेक किए, अपन ने कोर चेक किया, कोर में फिक्स कॉस्ट चेक किया, अपन ने कैश चेक किया, उसके अपन ने वर्किंग कैपिटल को तरीका चेक किया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई बिजनेस इज फेल। सब व्यापारी हैं, अपन सब जानते हैं, हर हर साल अपन जानते हैं 1-2 आदमी फेल होता है, 1-2 आदमी नया आता है। ये कोरोना हो या नहीं हो, ये हमेशा ये चीज होती रहती है। वैसे मेरे पास में मुझे लगता है कि 1 घंटा हो चुका है,
अगर कैसे है, अगर आप सचिन जी व्हाट डू यू से, अपन ये मेन टॉपिक फिनिश करके, क्योंकि कुछ स्लाइड जम कर ले क्या, बिजनेस वाले को हम छोड़ दें, आगे जम करें क्या? हेलो सचिन जी, कहना है यू? गजल गजल जी, सचिन जी को ऑडियो देना एक बार। हाँ साहब, अपने को स्किप करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है टाइम की पर्टिकुलरिटी है, ठीक है तो ठीक है, स्किप ओके करना ओके, पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बिजनेस फेल वाले को स्किप कर रहा हूँ नहीं, मैं आपको। बिजनेस फेल वाले को ले लो साहब, बिजनेस फेल वाला थोड़ा सा जरूरी है, फास्ट में ले लेना, और ठीक इसके है बाद के कुछ स्लाइड सोचा है बट। ठीक है, ओके ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाई बिजनेसेस फेल, बेसिकली हम लोग बिजनेस क्यों फेल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है बिजनेस फेल होने का, हम अपने जो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स को मैनेज नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म फंड्स में दोनों चीज लागू होती है, हमारे पास सरप्लस भी और डेफिसिट भी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा डेफिसिट के कारण ही आदमी डूबता है, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा सरप्लस शॉर्ट टर्म फंड है तो भी आप बिजनेस फेल होते हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगा अगली स्लाइड पे, दो छोटे से मुहावरे अपने मारवाड़ी कहावत के साथ में आएंगे आपके पास में। ओछी पूंजी धनी को खाए, तो अगर शॉर्ट टर्म फंड छोटे हो गए, कम हो गए, तो ओछी पूंजी धनी को खाए, वो एक तरीका तो ये हो गया। और सेकेंड चीज है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। ये दोनों चीजें शॉर्ट टर्म के डेफिसिट और सरप्लस को बताती है। मेरी जो, मैं आपको हल्का इंट्रोडक्शन देना भूल गया, मैंने अपनी पीएचडी करी थी, डॉक्टर जो मेरी करी हुई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे करी हुई है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को लेके है। मैंने एक कंपनी पे पीएचडी करी थी, वो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी हुआ करती थी, जीटीसी इंडस्ट्रीज, और इतने पैसे कमाती थी कि उनके बच्चों को नहीं मालूम था पैसे का कैसा यूज किया जाए। और अल्टीमेटली जीटीसी इंडस्ट्रीज 6 यूनिट हो गई है, उसके जो एमडी है संजय दालमिया वगैरह जेल जा चुके हैं। उन्होंने उस एक्स्ट्रा पैसे को इतना डाइवर्सिफाई किया, वो हम आगे एक और स्लाइड पे देखेंगे कि हमको एक और क्या मंत्र चाहिए बचने के लिए। उन्होंने एक चीज मंत्र को छोड़ दिया जिसका उनको नुकसान हुआ, वो अपन आगे देखेंगे। इन द मीन टाइम अपन देखते हैं वर्किंग कैपिटल की कॉमन मिस्टेक, अपन आगे चलते रहेंगे। ये वही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद में क्या क्या चीजें हम गलती कर सकते हैं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ड्रॉइंग्स, खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स अपन डाइवर्ट कर लेते हैं। फिक्स असेट्स के अंदर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट, हम सोचते हैं कई बार कि हमको परचेज करने में सस्ता पड़ता है, हम एक्सेसिव परचेज कर लेते हैं कैश डिस्काउंट को सोचते हुए, जो कि अमूमन जरूरी नहीं है। वो अपन उधारी राम नकदी राम का किस्सा हमको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा कैश सीडी लेके परचेज किया हमको फायदा नहीं देता। फिर हम लोग कई बार कई प्रोडक्ट में सट्टा भी हो जाता है कई चीजों में, और कुछ हम उधारी ले लेते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा उधार देते हैं बिजनेस गैदर करने के लिए। कुछ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल से हमारी कलेक्शन की जो टीम की एफिशिएंसी है वो भी कम होती है। ये सब हमारे को अमीर बाप की कैटेगरी में आता है जब सरप्लस ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम जब ओछी पूंजी होती है तो क्या क्या तकलीफें होती है। ओछी पूंजी में क्या होता है, वो धनी को खाती है, इसलिए क्योंकि हम लोग कई जो प्लान्स है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होती है, हम उसके बाद में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, हम लोग को शॉर्ट टर्म फंड्स कई बार बहुत महंगी रेट पे लेने पड़ते हैं, हमको बैंकिंग सिस्टम से सस्ते फंड नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक मिक्स है जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में हमको बचाना पड़ेगा और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगली अगली एक स्लाइड में बताऊंगा, छोटा सा इसी का नेक्स्ट रूप है कि डूज एंड डोंट्स फॉर इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एक किस्सा है उधारी राम वर्सेस नकदी राम, आई होप सबने सुना होगा, फिर भी छोटा सा लूंगा। दो भाई थे, उधारी राम नकदी राम। सो हमारे कॉन्सेप्ट है कि मैं हमेशा नकदी पे लूं, विच इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा कमाते हैं, वो कभी कैश नहीं खरीदते। आप मुझे बता दीजिए एक भी बड़ा कॉर्पोरेट जो सीडी काट के पैसा आपको कैश देता हो, पैसा वो कमाते हैं। इससे एग्जाम्पल की मतलब हम और बात कर सकते हैं। सेकंड चीज है नो जुगाड़। जुगाड़ अपनी फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे काम आता है, हमारे फाइनेंशियल बुक्स में जुगाड़ नहीं होना चाहिए, जो चीज होनी चाहिए एक्चुअल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड्स को हमको लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमको कोई मशीन में इन्वेस्टमेंट करना है, या हमको फॉर एक एग्जांपल दूं आज की तारीख में, अगर ये कोरोना के टाइम पे किसी आदमी को इम्पैक्ट लग गया लॉस का, तो वो सारी रेशियो को मेंटेन करते हुए उस इम्पैक्ट को अगर वो किसी रूप में भरेगा कैश से, अपने कोई असेट को बेच के, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके, तो वो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, वरना वो बिजनेस ओछी पूंजी की तरफ मूव हो सकता है। अगला एग्जाम्पल जो है वो है डू नॉट डाइवर्सिफाई, फोकस। इन सबसे बचाव का एक ही तरीका है, फोकस। फोकस से बड़ी कोई पावर नहीं है, और उससे बड़ा जीतता जागता एग्जाम्पल बिहार के अलावा कोई इंडिया में नहीं है। एक इंडिया की सबसे क्या वर्ल्ड की मोस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस सीमेंट फैक्ट्री आपके पास में है, जिसका नाम है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट पिछले 30-35 साल से जब से चालू हुई है, सब जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया है। उसका स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन देख लो, कुछ भी देख लो। और हरि मोहन जी बांगर ने आज दिन तक सीमेंट के अलावा कोई भी चीज में डाइवर्सिफाई नहीं किया।
वो सिर्फ फोकस करता है कि सीमेंट में बनाता हूँ, सबसे सस्ता बना सकूं, सबसे बेस्ट बना सकूं, और जहां से बेस्ट रॉ मटेरियल लेके आ सकूं वो मैं काम करूं। उसने कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, एंड दे आर द बेस्ट। सो वन ऑफ द रीजन विच वी ऑल कैन सेव अपने सारे बिजनेसेस, हमको हमारा फोकस मेंटेन रखना चाहिए हमारे बिजनेस के ऊपर। और खासकर इस टाइम पे कि हम कोरोना के चक्कर में हम लॉस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये टाइम नहीं है कि हम छोड़ के भागें। हाँ, अगर आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है तो आप बिजनेस मॉडल को चेंज के रूप में देखें, लेकिन इस टाइम पे ये मद्दा है मैं नया बिजनेस चालू कर लूं, वो नहीं होना चाहिए। हम या तो इसी बिजनेस को मॉडल चेंज करें या बंद करें, लेकिन ये मद्दा चल रहा है इसलिए नया करूं, वो रीजन मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। हम वर्किंग कैपिटल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगले इस क्वेश्चन पे आते हैं। सिर्फ दो तरीके से, एक तो पैसा कमाएं तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, और दूसरा तरीका है कि हम वर्किंग कैपिटल डालें बिजनेस में। जो दो तरीके क्या आ सकती है, कैपिटल से आ सकती है, लोन से आ सकती है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हमको चाहिए कितनी वर्किंग कैपिटल। हमको पहला क्वेश्चन आंसर करना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड फंड, हमको चाहिए क्यों। पहले हमको क्रिएट करना चाहिए कि बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, कि नेक्स्ट स्लाइड, कि हेलो। कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, मैं कनेक्ट करता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, रवि जी वापस कनेक्ट कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरा बात हो चुका है उनसे, वो कनेक्ट कर रहे हैं। मैं तब तक आप लोगों को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। नहीं, आगे मैं आगे आ गए हैं। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ कि कुछ टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने अपना कुछ रंग दिखाया और डिस्कनेक्ट हो गया मैं। सो एक क्वेश्चन अपन आंसर कर रहे थे कि हमको वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए। पहले हमको डिसाइड करनी चाहिए कितनी चाहिए। हमको सिनेरियो क्रिएट करने चाहिए कि बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके वर्किंग कैपिटल चाहिए, अपने को निकालने चाहिए। डिमांड चेंज होती है, उसको अपने को जज करना चाहिए। जो अभी कोरोना के कोविड के बाद में लोगों के बदलाव बहुत आएंगे, बिहेवियर चेंजेस को आएंगे, उसको हमको मद्देनजर, स्पेशली जो कंज्यूमर गुड्स में हैं या जो ट्रेडिंग के अंदर भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि पिछले तरीके से जैसे काम होते थे, जैसे कई हो नहीं पाएंगे। तो वो बिहेवियर चेंज को देखते हुए हमको इस चीज को जज करना पड़ेगा कि कितनी हमारी नीड है। एक और हमको बदलाव देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कितना डिस्टर्ब करेगी हमको। सो एक लोगों ने प्रश्न पूछा था कि ब्यावर में क्या क्या इंडस्ट्री हो सकती है। हम लोग ब्यावर में अपनी मशीनें मिनरल की बेस्ट बनती है, अपनी कई मशीनें ब्यावर में कई चीजें बेस्ट बनती है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको हमको यूज करने का बेनिफिट लेना चाहिए, जिससे हम लोग काफी सिनेरियो के अंदर चेंज कर सकते हैं। मैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आना सीधे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई हमको अगर फंड रेज करने हैं, वर्किंग कैपिटल या कैपिटल, तो अभी जैसे आपको गवर्नमेंट ने बताया बेसिकली कि एक तो अपनी एलोपैथी मेडिसिन हो गई है, लेकिन पिछले 4 दिन से अपन देख रहे हैं कि मोदी जी हमको बोल रहे हैं कि हमको आयुष जो मंत्रालय है उसके हिसाब से भी हमारी देसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग पहले भी जानते हैं कि जब अपना एलोपैथी से काम नहीं चलता तो बीमारी के अंदर हम होम्योपैथी पे जाते हैं, यूनानी पे जाते हैं, आयुर्वेद पे जाते हैं। सिमिलरली हमको जो है ये चीज जो, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमको जैसे अपन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देखते हैं हमेशा अपनी बीमारी के लिए,
इसीलिए हमको इस बीमारी से बचने के ऑल्टरनेटिव फाइनेंस के सोर्सेज भी सोचने चाहिए। ये अकेला इस बीमारी के लिए ही नहीं, हमें हमेशा काम आएगा हमारे व्यापार में, क्योंकि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उससे फाइनेंशियल चीजों के, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बहुत बदलाव हो रखे हैं। वो हमको कैसे कैसे यूज करना है वो देखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग क्या किया होती थी, कैपिटल हो गई, बैंक के लोन हो गए, सीसी हो गए, हम लैब ले लेते थे, अनसिक्योर लोन लेते थे फैमिली फ्रेंड्स से, और एनबीएफसी से अनसिक्योर लोन जो बड़ी एनबीएफसी देती हैं वो उनसे मिलते थे। लेकिन जो नई दुनिया अभी भी आ चुकी है, आने वाली है, उसमें जो नए सोर्सेज ऑफ फंड फाइनेंसेस हैं वो मैं आपको कुछ एक लिस्ट करता हूँ। ये लिस्ट रोज बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नई इकोनॉमी बनेगी। इसमें कुछ एक सोर्सेज हैं, ट्रेड्स, फैक्टरिंग, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। TREDS जो है ये ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कोई भी कॉर्पोरेट जो है जिसका 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, उसको कंपलसरी इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और कोई भी PSU की कंपनी है उसको भी इसमें आना जरूरी है। तो हम MSME अपनी इनवॉइस को वहां पे डिस्काउंट करवा सकते हैं, जिसके अंदर करीबन 8 से 9% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और डिस्काउंटिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप ये मैं आपको ट्रेड्स की लिंक बता दूंगा, कोई आपको कभी भी आवश्यकता हो तो आप इसका अलग से अपन इवेंट भी कर सकते हैं। दूसरा हो गया फैक्टरिंग करके एक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। बेसिकली उसमें क्या है कि आप अपने डेटर्स को बेच देते हो। आपको लगता है कि मेरे को कैश चाहिए, तो डेटर का कलेक्शन का जो राइट है वो आप फाइनेंसर को, फाइनेंस कंपनी को बेच देते हो। वो फाइनेंस कंपनी सिलेक्शन करके लेती है, कई तरीके से लेती है, उसके मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। उसमें ये भी कारण आता है कि कई बार हम लोग गवर्नमेंट सप्लाई का काम जब करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर 120-180 दिन की नॉर्मल पेमेंट साइकिल होती है, और उसको बैंक्स फंड नहीं करते बिकॉज ऑफ ओवर क्रेडिट। तो वहां पे ये फैक्टरिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज जो है ये इसको डिस्काउंट करती है। ये भी एक सोर्सेज है। चैनल फाइनेंस, कोई अगर बायो कॉर्पोरेट से बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो हम चैनल फाइनेंस यूज कर सकते हैं। रिसीवेबल फाइनेंस, परचेज फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब तो कॉमन चीजें हैं। बट हाँ, ये दीज आर नाउ स्पेसिफिक फंड्स, स्पेसिफिक चीजें हैं। क्योंकि आगे एक चीज हमें, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हमको जब फिक्स कॉस्ट से मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हमको फिक्स खर्चों से मूव करके ट्रांजेक्शनल खर्चों पे आने चाहिए। और सिमिलरली जितनी आपको मैंने फाइनेंसिंग के नॉर्म्स बताए हैं, ये ट्रांजेक्शनल फाइनेंसिंग के नॉर्म्स हैं। फिक्स फाइनेंसिंग से ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग पे ये आता है। और इसमें अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि फैक्टरिंग कौन कर सकता है, तो फॉर्चुनेटली 1-to-1 बिजनेस फाइनेंस हम लोग फैक्टरिंग भी कर सकते हैं। और वी डू ऑल एक्सेप्ट ट्रेड्स में आपको इंटरेस्ट पा सकता हूँ, बाकी सारे काम हम लोग करते हैं। सिडबी जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स टाइम टाइम पे आती रहती है। आई एम श्योर आप लोगों की चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते रहते होंगे, कहीं आपको लगता है कि और कोई स्कीम्स आ रही हैं, तो हम लोग को वो उसमें दो फायदे हैं। सिडबी की स्कीम्स में दो फायदे क्या हैं, वो फंड्स जनरली थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ फंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अपने को जमाना पड़ता है, उसके लिए ये काम आता है। और आई थिंक हम लोग की मोस्ट ऑफ दी स्लाइड्स हो गई है। द लास्ट स्लाइड इज दैट वो ये है कि ये प्रोडक्ट्स में जो हम लोग भी कुछ काम करते हैं, बिल डिस्काउंटिंग, रिसीवेबल फाइनेंस, परचेज फाइनेंस, कस्टमाइज फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये हम लोग स्पेशल काम करते हैं। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोगों का काम करते हैं। आई थिंक सो वी नो वी आर एक्सटेंडेड बाय 10 मिनट्स, लेकिन थोड़ा सा नाउ वी कैन ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। एक क्वेश्चन आया था कि फैक्टरिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज की, सेरामिक टाइल कंपनीज की भी हो सकती है क्या? हाँ, ये फैक्टरिंग किसी भी कंपनी की हो सकती है, कोई इशू नहीं है। फैक्टरिंग तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को अगर माल बेचा है, और अगर जो फाइनेंस कंपनी को लगता है कि मैं इसकी फैक्टरिंग कर सकता हूँ, तो वो कर सकती है। अमूमन जनरली फैक्टरिंग उन्हीं की करते हैं कि जो पेमेंट, जो बायर है उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग ओके होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स की फाइनेंशियल स्टैंडिंग तो ओके होती है, लेकिन उनका एक प्रोसेस होता है कि हमको लंबी क्रेडिट लेनी होती है, उसके लिए मतलब वो लोग क्रेडिट लेते हैं, तो फैक्टरिंग उसकी हो सकती है। आई थिंक लोग अपना हाथ रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस। गजल, आपको मुझे क्वेश्चन देने पड़ेंगे कुछ, चेक करके मेरे पास आ नहीं आता। हाँ, जो भी क्वेश्चन करना चाहे अपना हाथ रेंज कर दे, उसको हम लोग अनम्यूट कर देंगे। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट क्वाइट नंबर ऑफ, काफी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। आई थिंक नहीं तो अपन इसको, हेलो अजय जी खंडेलवाल को कुछ हेलो। पूछना है। हाँ अजय जी हाँ, पूछिए। पूछिए पूछिए। सर हम लोग ज्यादातर अभी इसमें सिरामिक का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर लोग हैं अभी यहाँ पे व्यापार में,
और हम लोगों का मटेरियल ज्यादातर गुजरात जाता है मोरबी में, और वहाँ अभी क्रेडिट साइड है अप्रोक्सीमेट 6 to 8 मंथ का। और अब क्या लगता है हमें कोरोना को देखते हुए आगे रियल एस्टेट का क्या रहेगा, और हमें हमारा क्या एसोसिएशन लेवल पे कुछ करना चाहिए इस पे, कि साइड कम करनी चाहिए उनको? सर डेफिनेटली आप लोगों के पास एसोसिएशन पे इतनी ताकत होती है कि एसोसिएशन, क्योंकि अगर आप समझे मोरबी की बात करें अपन लोग, तो अगर उसका 60-70% मटेरियल ब्यावर से आता है तो ताकत तो आप लोगों के पास में है ना कंट्रोल करने की। जहां तक रियल एस्टेट का प्रश्न है, आगे से फीडबैक ये आ रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, जो सो कमर्शियल रियल एस्टेट विल गो डाउन, मतलब जो मॉल वॉल की इतने डेवलपमेंट नहीं आएंगे, मॉल्स नहीं बनेंगे इतने, लेकिन जो रियल एस्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग है तो सस्ते रूप में फ्लैट्स या आवासीय जो चीजें हैं वो बनेंगी। सो अगर ये सिरेमिक टाइल्स वगैरह इवेंचुअली वहां लगेंगी, और हो सकता है गवर्नमेंट इंपोर्ट पे भी कुछ और कंट्रोल कर दे जिसका अपने को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक। सो आपका लंबा साइकिल में तो कोई मोरबी वाला, देखिए प्रैक्टिकली आप देखिए, आपको एक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। 8-9 महीने की उधारी देके हमने उसको, आई एम श्योर जब भी चालू होगा, हो सकता है वो 30 दिन पे उधार पर चालू होगा, आज करते 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 वो 8-9 महीने की उधार पे पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो 8-9 महीने की उधार पे देखें तो कोई भी अपन लोगों की बैलेंस शीट एक अच्छी लेंडेबल बैलेंस शीट ही नहीं है। उसकी डेट में कोई भी अच्छी बैंकर अपने को फाइनेंस करेगा ही नहीं इसके अंदर। तो अपने वो साइकिल को हमको रिड्यूस करना ही चाहिए। एक क्वेश्चन आया कि हमको, हम थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया कि हमको कोविड की फाइट के अंदर अपने आप को डेट बढ़ाना चाहिए क्या? सर बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब डेट तो अगेन फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, डेट आते ही, डेट का आते ही आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, और अपने को नहीं मालूम कि ये अभी वी कर्व में जाएगा, डब्ल्यू में जाएगा या एल में जाएगा। तो आई थिंक जब तक ये हल्का अपने को आशा नहीं दिखती कि अपने इससे बाहर निकल चुके हैं, तब तक हमको डेट नहीं बढ़ाना चाहिए। सो कोई भी एक हमारे प्रेजेंटेशन में 2-3 स्लाइड्स रह गई थी, वो एक ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को लेकर और फिक्स कॉस्ट को लेकर थी। आप अमूमन देखेंगे कोई भी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट होती है, वो फिक्स कॉस्ट कम रखती है, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट पे काम करती है। वो गाड़ी नहीं खरीदेगी, किराए पे टैक्सी ले लेगी। और हम लोग क्या है, गाड़ी खरीद लेते हैं, टैक्सी नहीं लेते हैं। हमको लगता है टैक्सी महंगी पड़ती है और गाड़ी सस्ती पड़ती है। सो जो नई दुनिया बन रही है इसमें सब चीजें, सब क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो एयरबीएनबी नहीं चलता, ओयो नहीं चलता, उबर नहीं चलता। तो एनीथिंग फिक्स्ड इज क्वेश्चनेबल। सबसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है कि फिक्स नाम की कोई भी चीज है वो क्वेश्चन होती जा रही है नई दुनिया के अंदर। संदीप सिंघल जी को कुछ पूछना है। संदीप जी अपना क्वेश्चन पूछिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन आया, मैं उसका आंसर करता हूँ। हाँ संदीप जी बोलिए। एक मिनट, क्वेश्चन आया हुआ है, शुड बी पोस्टपोन और ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड बिल्स। सर ये जो अपना मोरेटोरियम जो गवर्नमेंट ने बोल के दिया है, ये बहुत बड़ा इन अ वे मिसनॉर्मर है। आपको आपकी रेटिंग सिबिल के हिसाब से मोरेटोरियम मिल गया है, आपका डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन आपकी कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। आप क्रेडिट कार्ड की बिल की बात करते हैं, तो अगर आपने तो पेमेंट नहीं दिया तो जो भी उनका 36-39% या 40% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको लगने वाला है। आपका डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे वो लोग। सो अपने को ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स तो देनी, इसीलिए अपना जो वॉचेस बनाया अपन ने 12 महीने का, 6 महीने का, वो इसी बात का वॉचेस है कि हमारा फिक्स खर्चे जितने भी है वो वहाँ पे मेंटेन होने चाहिए, कवर होने चाहिए। संदीप जी पूछिए। सर नमस्ते। सर हम लोग बेडशीट प्रिंट का कपड़ा बनाते हैं ब्यावर के अंदर, और हमारा कपड़ा जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली सप्लाई होता है, और वही परिस्थिति है सर। 4 महीने 5 महीने की उधार है ही हम लोगों के, और हम लोगों से बहुत ज्यादा लूम में आगे बढ़ गई साउथ की लूम है, जिनका एटमोस्फियर भी अच्छा है, लेकिन हम लोग उनके सामने सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो उधार की वजह से, ना लाइट बिलों की वजह से, ना लेबर की वजह से, और वर्किंग कैपिटल भी बहुत लगने लग गई। जैसे 8 लूम की समझो, हमारे केवल 8 लूम अगर हम लगाते हैं, सादे लूम, वो भी ऑटो लूम नहीं, तो 8 लूम के अंदर भी करोड़ रुपया कम से कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके सर समझ के बाहर की बात हो गई सब। सर एक चीज तो बताइए कि अभी क्या पोजीशन, क्या उनका काम चालू हो गया क्या? नहीं सर, अभी तो सब लेबर जो जयपुर की प्रिंट की लेबर थी, सब यूपी बिहार की सब चले गए अभी तो। नहीं, ये तो आपका हो गया, जिनको आप सप्लाई करते हो उनकी पोजीशन क्या है? सर अभी तो सब मैं कह रहा हूँ ना सर, वो जयपुर वाले जो है,
जो लेबर है वो सब प्रिंट जो करने वाली लेबर है ना, सब बिहार की और इधर की है, यूपी की, सब लेबर तीतर बितर हो गई। सर एक चीज तो पक्की है कि अपने को कोई जो टाइम हो गया है ना, वो हर चीज में छोटा होता जा रहा है, बड़ा लंबा नहीं होता रहा। पहले अपन कहते थे ना कि भाई 3 पीढ़ी चलती थी व्यापार के अंदर, या 10 साल तक बिजनेस चलता था। तो ऐसे अपन अगर हर चीज को इसी रूप में देखें ना, तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम आज उबर 50 रुपए के अंदर 3 किलोमीटर के लिए किराए पे लेते हैं। पहले हम लेते थे 250 रुपए किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर डे की गाड़ी किराए पे, ठीक है। तो ऐसे कैसे आज 8-9 महीने की जो वर्किंग कैपिटल इन्वायरमेंट के बिजनेसेस हैं, वो आप क्या कर रहे हो सर? देखो अगर खुद की पूंजी लगी हुई है ना, तो अगर अपन एंड ऑफ द डे निकालें तो पूंजी का ब्याज खा रहे हैं अपन। अदरवाइज अगर बिजनेस लेके चलो, अगर अपन ऐसा बिजनेस लेके चलो, तो प्रैक्टिकली बिजनेस लॉजिक से सेंस नहीं है। वो तो ठीक है, आप लोगों का पूंजी है इसलिए चलो लगता है कि यार 150 रुपए का ब्याज आ गया था घर के अंदर तो काम हो गया, बट इसीलिए कई जगह पे उधारी बढ़ भी इसलिए गई। बिल्कुल सही है सर, यही बात है। तो सर सबको देखना पड़ेगा, ये मॉडल आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप लोगों को भी, कि ये क्योंकि क्या सर, ये देखो एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो स्टार्टिंग में बात बोली 25 से 30% की जीडीपी खत्म हुई है, तो ये मांग के चलिए 25 से 30% अपनी हर वेल्थ टूट गई है। भले वो स्टॉक मार्केट की वेल्थ तो अपनी वो क्रैश हो गई है, भले अपनी प्रॉपर्टी की वेल्थ तो वो क्रैश हो गई है। तो मतलब इन वे 25 से 30% की पूंजी साफ हो गई है, किसी की हो चुकी है, किसी की हो जाएगी। अभी जैसे आपने बताया तो अभी को अपने को मालूम नहीं है कि ये खुलने के बाद में कितना डूबत का इम्पैक्ट कितना आएगा, अपन को किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है किसी आदमी की फिक्स कॉस्ट हाई हो और वो 2 महीने के अंदर डूबत में साफ हो जाए। रवि जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन जी, नितिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे अभी ये जब क्राइसिस खत्म होगा ना, तो यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में कई कंपनीज हैं, जैसे मैं पैकेजिंग कंपनी चलाता हूँ फैगमा के नाम से, जंबो बैग्स बनाते हैं। तो इसमें कई कंपनीज ऐसे हैं बाहर जो बैंकरप्ट होंगे या जो फाइनेंशियल ट्रबल में आएंगे। तो जैसे हम अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहें, अच्छा वो हमारे से साइज में काफी बड़ी है, तो ऐसा 1-to-1 फाइनेंस या कोई ऐसा कोई स्कीम है जिसमें मतलब हमको कोई हेल्प मिल सके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम आती है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन कंपनीज को बाहर टेक ओवर करने के लिए हेल्प करती है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने तजाकिस्तान में होटल बनाई थी, उसके लिए एक्सिम बैंक ने फंड किया था। महिंद्रा अपने जो ट्रक बेचता है बाहर, उसके ट्रकों को फाइनेंस करती है एक्सिम बैंक वहां पे। तो एक एक्सिम बैंक है, आपको डेट लेने के लिए आप वहां पे कर सकते हो, और डेट के तरीके से आप बात करें तो, और इक्विटी के तो कई फंड का ऑप्शन आता है बेसिकली, तो वो इक्विटी फंडिंग की हम बात कर सकते हैं इस चीज में अलग से। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, अखिलेश मुंडा जी ने पूछा है कि देयर माइट बी चांसेस दैट गवर्नमेंट विल गिव सम एसएमई पैकेज फॉर, सो शुड वी नॉट पोस्टपोन ईएमआई ऑफ एसएमई टर्म लोन्स। सर अखिलेश जी, मैं बहुत डाउट फील करता हूं कि अपने को पैकेज के अंदर कोई भी ईएमआई, देखो 2 अलग चीजें हैं, सरकार अलग है, बैंक अलग है, ठीक है। आज सरकार ने अपने को क्या दिया है, आप एक बहुत टेक्निकल चीज समझिएगा, सरकार ने हमको एग्जामिशन दिया है कि आप 3 महीने की मोरेटोरियम ईएमआई पे नहीं करोगे तो आप डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगे, सिर्फ ये डिक्लेयर किया है। इसके अंदर आपकी कॉस्ट को कहीं मतलब चेंज नहीं किया है, बिकॉज जो पैसे देने वाला है, भले वो एचडीएफसी बैंक या कोई भी हो, वो उसके लिए बिजनेस है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो ये अपने को वे ऑफ तो मिलने के चांसेस ही नहीं है। वो किसी और रूप में आपको सब्सिडी दे दें, अलग सब्सिडी दे दें। दूसरा क्या है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लीगली, मतलब लोन्स हैं, उसमें मतलब उसको कम करके तो नहीं मिल सकता, उसको सब्सिडी के रूप में देते हैं, वो अलग बात है। सो दैट इज द बेसिक थिंग। एक आपने लिखा है कि ट्रेड लाइन बाय टेक्नोलॉजी रिसीविंग थिंग्स वेरी फास्ट इन सच हाउ। सर टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी मूव करेगी, जो आज की तारीख में 1.5 साल है, 1.5 साल छोड़िए सर, आज की तारीख में 40 दिन है। 40 दिन पहले कोई व्यक्ति जूम को नहीं जानता था, व्हाट्सएप के अलावा कोई चीज नहीं था। आज की तारीख में हर आदमी के फोन पे जूम लग चुका है। पिछले 4 दिन पहले मुझे मम्मी ने बोला कि मेरे जूम इंस्टॉल कर, तो जूम ऐसे होगी, जूम इज द न्यू व्हाट्सएप नाउ। तो टेक्नोलॉजी से तो कोई जीत नहीं सकता, जो आदमी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा अपने बिजनेस के अंदर, दे विल बी विनर। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर हो तो आई थिंक सचिन जी इज ओके। हाँ बस एक क्वेश्चन कोई और हो तो ले सकते साहब। एक रमेश जी बराड़िया का क्वेश्चन पहले आया हुआ था और सुरेंद्र जी राजपुरोहित जी का, तो ये मुझे दे दीजिए क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो चैट चली गई मेरी, इसलिए मुझे क्वेश्चन देना। एक भागीरथ हेड़ा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं।
हाँ पूछिए गजल, तब तक आप वो क्वेश्चन देना प्लीज। आप दोनों मुझे वो गजल मुझे फ्लॉक पे दे दो आप क्वेश्चन। सचिन जी। हाँ सचिन जी बोलिए आप। हाँ हेलो सचिन जी, आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, भागीरथ जी साहब बोलिए आप। हाँ सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमेशा बायर मार्केट और सेलर मार्केट का जो डिफरेंस होता है, कोविड-19 के बाद के अंदर जब मार्केट खुलेगा तो ये मास के प्रोडक्शन, लघु उद्योग के जो मास प्रोडक्शन है उसका इफेक्ट आएगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर? हेलो। हाँ जी बोलिए सचिन जी। हेलो। हाँ, मास प्रोडक्शन तक आपकी आवाज आई। हाँ, मास प्रोडक्शन जो लघु उद्योग का होता है, बायर मार्केट और सेलर मार्केट का जो डिफरेंस है, जो गैप है, जनरली बायर मार्केट है हम लोगों का, हमारा सेलर मार्केट नहीं है, तो इस बायर मार्केट के ऊपर रनिंग कैपिटल का इफेक्ट कितना आएगा? वर्किंग कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ लेट पेमेंट। हेड़ा साहब मैं छोटा सा बोलूं, मतलब एक बीच में देना चाहूंगा कि भले ही आपका बायर मार्केट है सर, लेकिन आप लोगों के पास में एक चीज है धरती धन। दूसरी बात है कि किसी आदमी को ये चीज चाहिए तो आप बताइए राजस्थान के बाहर से कहां से लेगा? अगर ये आपकी स्ट्रेंथ आपको, तो क्या होता है कि आदमी को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो हमको एनालाइज करनी चाहिए। और उसकी अभी तक मुझे लगता है ब्यावर की स्ट्रेंथ पैसा थी, उधार देने की ताकत थी, तो बस दे दो। वो इसीलिए अपन लोग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते गए और उसका उधारी बढ़ाते गए, जो मुझे पर्सनली लगता है। जी एक रवि जी एक चीज है, नॉर्मली एक ये पहले भी क्वेश्चन आया था इन रिलेशन टू प्राइसिंग, मतलब कि अब क्या है कि जब भी अपन चालू करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि इतना इमीडिएट रैंप अप होगा और एवरीवन विल बी डूइंग एट 20-25% कैपेसिटी, धीरे धीरे 50 पर आएंगे, 75 पर जाएंगे, तो इट इज अ न्यू नॉर्मल। अब ये पुरानी वाली बात नहीं रह गई जब अपन एक पर्टिकुलर, जैसे सबको पता है कि ब्यावर का मिनरल है तो इस प्राइस में बिकता है, अब कॉस्टिंग्स पूरी हो गई, तो अब क्या होगा कि जैसे जिसके पास जो कस्टमर है वो, जैसे ही आप उसको प्राइस इंक्रीज बोलोगे तो ये एक प्राइस वॉर सा छिड़ेगा। तो मतलब एट पॉइंट ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है, शुड यू थिंक ऑफ रिटेनिंग योर कस्टमर एंड सप्लाइंग इन स्पाइट ऑफ दैट, कि अपन थोड़ा सा कम में भी कर लें लेकिन कस्टमर को रिटेन करें, या क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसको देखते हुए अपने को प्राइसिंग करनी चाहिए? सर कस्टमर रिटेंशन 100%। एक स्टार्टिंग में मैं बात बोली थी कि अगर अपन 95% छोड़ दीजिएगा, अगर हम नए न्यू नॉर्मल के अंदर, नई दुनिया में 75% भी बिजनेस रिटेन कर पाए अपना, तो हम लोग बहुत स्ट्रांग रहेंगे। मतलब हर बिजनेस, मतलब 25% तो अपन खत्म कर चुके हैं ना, 25% तो दुनिया खत्म हो चुकी है। 75% भी अगर अपना बिजनेस को मेंटेन कर पाए, आज आप देखिए अपन सिरेमिक टाइल की बात करें, बहुत से एरिया ऐसे आएंगे जहाँ पे कंजम्पशन खत्म हो जाएगा, मॉल्स बंद हो जाएंगे, तो वो डिमांड खत्म हो गई ना वो। तो जब तक कि वो लॉन्ग टर्म में नई डिमांड क्रिएट नहीं होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपने कस्टमर को मेंटेन रखें, गुड कस्टमर को मेंटेन रखें। एक क्वेश्चन था, चीन व भारत को कंपेयर करते हुए विदेशी इन्वेस्टमेंट में चीन की को प्राथमिकता पूरी दुनिया ने गत 50 वर्षों में दी है, उनका खरबों चीन में है, क्या वो खतरे में है? मैं थोड़ा समझ नहीं पाया इस क्वेश्चन को। सुरेंद्र जी का क्वेश्चन है ये। आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन एक बार कि ये है, चीन में भारत को कंपेयर करते हुए विदेशी इन्वेस्टमेंट में चीन को प्राथमिकता पूरी दुनिया ने गत 50 वर्षों में दी है, उनका खरबों चीन में है क्या? देखिए मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं समझा, लेकिन पहली बात अगर देखूं तो अभी तक चीन का इन्वेस्टमेंट चाइना का इंडिया में बहुत स्ट्रांग नहीं है। रेशो वाइज देखें तो चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इंडिया के अंदर, और इंडिया ने अपने आप को बहुत अच्छे रूप के अंदर पिछले इवन एफडीआई को भी लेके चलते हैं तो डायरेक्ट एफडीआई वगैरह चीन का कोई इंडिया के अंदर नहीं है। अभी एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज चल रही है जिसमें अपन चाइना को लेके चल रहे हैं, वो भी अगर आप न्यूज पढ़े तो बहुत अजीब सी क्लैरिफाइड न्यूज है। चाइना में वो एचडीएफसी बैंक में चाइनीज बैंक का स्टेक 0.8% तो एक साल से था, वो तो नॉर्म्स में उनको डिक्लेयर करना पड़ा। सो चाइना का कंपेरेटिवली आज कितनी कंपनी इंडिया की ऐसी हैं, मोबाइल को छोड़ दीजिए, कि जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल कंपनीज आज भी अपनी वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, सब वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनीज ऑटोमोबाइल के अंदर। और ये क्वेश्चन एक और आया हुआ है,
ये तो हो चुका, भागीरथ जी का क्वेश्चन हो चुका है। नहीं, ये सुरेंद्र जी राजपुरोहित का माइक खोल दीजिए गजल जी प्लीज। हाँ एक ये लास्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र जी राजपुरोहित का। सुरेंद्र जी आप बोल सकते हैं। हाँ नमस्कार मोदानी जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। मेरा जो सवाल था जो आपने अभी उत्तर दिया वो वैसा नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ अच्छा। कि पूरी दुनिया में चीन के अंदर प्राथमिकता के साथ इन्वेस्टमेंट किया, खरबों रुपए का टेक्नोलॉजी दी, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी सबने दी। भारत का नंबर उस टाइम नहीं लगाया उन्होंने, भारत से उनको कोई प्रेम नहीं था। अब जब ये कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया चाइना से अगर घृणा करती है, तो उन लोगों का जो अरबों खरबों का टेक्नोलॉजी प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या खतरे में रहेगा और क्या वो भारत में ट्रांसफर होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। सर 100% होगा सर, 100%। पहली बात तो सर एक को बताऊं मैं आपको चीज, उन लोगों ने चीन को जो है ना, देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, आईफोन बनता चीन में है, आईफोन के सारे पेटेंट राइट्स अमेरिका के पास में है, ठीक है। तो चाइना जो भी चीज बनाता है वो असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उनके पास में एक चीज स्ट्रांग थी, लेबर। मास रूप पे लेबर थी, करोड़ों लोग थे जिनको कि वो बिना कोई रिफॉर्म्स के, बिना कोई कंट्रोल के एक कम्युनिस्ट के रूप में उनसे काम करवाते थे। आज अपने पास इंडिया में बहुत बिजनेस आ सकता है ये मैन पावर इंटेंसिव, मैन पावर वाली फैक्ट्रियों का, अगर थोड़ा सरकार यहाँ पे जो नया लेबर कोड पार्लियामेंट में आ चुका है, जिसके आने के बहुत चांसेस हैं कि ऑर्डिनेंस के थ्रू में गवर्नमेंट इस टाइम पे लागू कर दे उस लेबर कोड को, उससे काफी बड़ा इंडिया को आराम मिलेगा। और ये प्रश्न तो 100% इंडिया में आएगा सर। उसका कारण है कि चाइना को कोई भी दुनिया में लोग जो है ना बहुत अच्छे रूप में नहीं देखते हैं। मतलब हमारा एक कुछ साल पहले कुछ मिनरल्स के व्यापारी लोग गए थे एक ओवरसीज ट्रिप के ऊपर, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये था कि हर महीने इंडिया वाला गवर्नमेंट भी आ रही थी और चाइना की गवर्नमेंट भी आ रही थी। तो ऑस्ट्रेलियंस भी जो है आज कोल माइन वगैरह सब में को देने में इंडिया वालों को प्राथमिकता देते थे। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि मतलब मजबूरी है, पैसे की ताकत थी चाइना के पास में, इसलिए उन्होंने कर लिया। पर गिवन अ चॉइस नोबडी वांट्स टू बी विद चाइना। सर जय आनंदानी लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल रैप अप सर। हाँ राइट सर, चलिए सर। जय आनंदानी आपके पास क्वेश्चन आ चुका है सर। कौन? अच्छा ये रहा। I have a diagnostic center. Should I tie up with online platform for lab work? Do you feel? Absolutely, 100% sir, 100%, 100%. Anything. So एक और चीज है, tie up, association, online technology, ये नई दुनिया है सर। कोई आदमी बोले कि ये मैं करता हूँ, मैं बिना टाइप काम कर लूंगा, तो वो नहीं हो सकता सर। देखो उबर ने टाइप किया, ओला ने टाइप किया, एयरबीएनबी ने टाइप किया, ओयो ने टाइप किया, हर आदमी ने टाइप किया है। और कोई भी जैसे आज जब हम ब्यावर के भी लेके चले, मिनरल वाले भी जो हैं, आप बेसिकली इन अ वे तो एंसिलरी हो ना। कई बार बड़ी कंपनियों को मिनरल सप्लाई करते हो तो आप अपने आपको एंसिलरी के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? मैंने भी सब मिनरल से काम किया है, मैं भी एंसिलरी मानता था अपने आपको, और हमने सब कॉर्पोरेट से सप्लाई करते थे, हम उसको एंसिलरी के रूप में मानते हैं। सो टाइप बिना कोई फ्यूचर नहीं है सर। ओके साहब, अब ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच रवि जी। मतलब